हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो कॉरपोरेट टैक्स की, जैसे कि आप जानते ही होंगे, हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कॉरपोरेट टैक्स की प्लेलिस्ट आपको एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ से जाके आप अकॉर्डिंगली सारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की जितनी भी हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इनकम टैक्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करें चैनल का। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बिजनेस इनकम क्या होती है। साथ ही साथ एलैबोरेट द डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कि ऐसी कौन सी डिडक्शंस हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि जिन पे डिडक्शन नहीं मिलती कंपनी की। कौन, जब हम कंपनी की बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब कौन सी ऐसी एक्सपेंसेस है जिन पर डिडक्शन नहीं मिलती। आज हम इसको कवर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि बिजनेस इनकम क्या होती है। तो बिजनेस इनकम इज अ टाइप ऑफ अर्नड इनकम एंड इज क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस। तो यहाँ पे बोला गया है बिजनेस इनकम के बारे में कि एक तरीके की अर्नड इनकम होती है, जो कमाई जाती है और जिसको हम ऑर्डिनरी इनकम के रूप में ही भी जो है क्लासीफाई करते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए, यानी कि टैक्स के उद्देश्य से। तो इट एनकम्पासेस एनी इनकम रियलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटिटीज ऑपरेशन। ऑब्वियसली बिजनेस इनकम है तो ये किस वजह से होगी भाई? एंटिटी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, वो जो भी काम करेगी उस वजह से, उस काम की वजह से जो अर्निंग होगी वही क्या होगी? बिजनेस इनकम होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो इट इज़ अ बिजनेस एंटिटीज नेट प्रॉफिट और लॉस। तो इनकम क्या होती है? बिजनेस एंटिटी जो है उसका नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, वही उसकी क्या होगी? नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होता है? उसका इनकम होता है। अब विच इज़ कैलकुलेटेड, अब आप इनकम को कैसे निकालते हो? आपको कैसे पता चलेगा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उस चीज़ को? जितना भी रिवेन्यू होता है, जितने भी सोर्सेज हैं बिजनेस के, बिजनेस इनकम जहाँ से भी आ रही है, रिवेन्यू जहाँ से भी आ रहा है, उसको आप माइनस करोगे कॉस्ट से जो आप लगा रहे हो। तो आपका जो है इनकम निकल करके जो आएगी वो होगी बिजनेस इनकम। अब हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम इज़ अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन टैक्स रिपोर्टिंग। तो बिजनेस इनकम, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है बिजनेस इनकम, इस टर्म को यूज़ किया जाता है टैक्स रिपोर्टिंग में। जब हम टैक्स की रिपोर्टिंग करते हैं, टैक्स रिपोर्ट करते हैं, तब। तो आईआरएस यानी कि इंटरनल रिवेन्यू सर्विस के अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि बिजनेस इनकम में इंक्लूड इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पे बोला गया बिजनेस इनकम में क्या इंक्लूड हो सकता है? जो इनकम प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने पर होती है वो बिजनेस इनकम है। जैसे कि एग्जाम्पल, फीस रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ए प्रोफेशन और बिजनेस इनकम। भाई कोई प्रोफेशनल इंसान है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई लॉयर है, ठीक है, तो अब उसको फीस मिल रही है किसी भी अपने क्लाइंट से फीस मिल रही है, तो वो उसकी क्या होगी? बिजनेस इनकम होगी। और रेंट्स, और यहाँ पे बोला गया है कि रेंट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन द रियल एस्टेट बिजनेस। अब किसी का रियल एस्टेट बिजनेस का बिजनेस है और उसको भी रेंट मिल रहा है, तो वो उसकी क्या है? बिजनेस इनकम है, क्योंकि वही उसका बिजनेस है, दैट्स वाई उसकी वो बिजनेस इनकम है। बिजनेस मस्ट इंक्लूड इन इनकम पेमेंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विसेज एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बोला गया है बिजनेस में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा इन इनकम पेमेंट्स। वो इनकम पेमेंट्स जो कि हमें प्रॉपर्टी के रूप में मिल रही हो या सर्विसेज के ज़रिए मिल रही हो, और फेयर मार्केट वैल्यू के रूप में होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है या जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है सर्विसेज की, उसके हिसाब से होना चाहिए बिजनेस। तो ये थी हमारा बिजनेस इनकम। अब हम स्टडी करेंगे डिडक्शंस जो कि अलाउ नहीं होती। तो आप देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। डिसअलाउड का क्या मतलब है? कि जिन पर डिडक्शन नहीं मिल रही, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिन पर डिडक्शन नहीं मिल रही।
तो सबसे पहला यहाँ पे हमें एग्जांपल है, आई मीन पॉइंट हमें गिवन है, या फिर कह लीजिए ऐसा एक्सपेंसेस जिस पर हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले गिवन है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट पर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ, इन एनी सोवेनियर, यानी कि किसी भी उसमें, पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है वो किसके द्वारा हुई है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश्ड हुई है, तो उसकी वजह से जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउंस। तो क्या बोला गया इसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर, ब्रोशर, tract, pamphlet, etc. published by a political party shall not be allowed as a deduction in computing the profit and gains of business or profession। कि कोई एक्सपेंडिचर किया गया एसएससी के द्वारा, किस पर किया गया, एडवर्टीजमेंट पर किया गया, और साथ ही साथ अब वो एडवर्टीजमेंट किसी भी उसमें हो सकती है, ब्रोशर के रूप में हो सकती है, पैम्फलेट या जो भी है, बट वो पब्लिश किसने कराई, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश हुई, तो वहाँ पे उस एक्सपेंसेस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 37 सब सेक्शन 2B। तो ये हम याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है एक्सपेंसेस डिसअलाउंस, वो आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एन इंडियन कंपनी, की कंट्रीब्यूशन दिया गया है इंडियन कंपनी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझो कि कंट्रीब्यूशन दिया गया है, इंडियन कंपनी के द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। तो इसके बारे में क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। और ये हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 80 GGB है हमारा, सेक्शन 80 GGB। तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडियन कंपनी, जब हम इंडियन कंपनी की टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी अमाउंट, जो भी सम होगा, अगर कंट्रीब्यूट किया गया है कंपनी के द्वारा प्रीवियस ईयर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम GTI। यहाँ पे बात बोली गई है कि अलाउ होगा, डिडक्शन अलाउ होगी, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बोल रखा है कि कब अलाउ नहीं होगी। तो हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि कब अलाउ नहीं होगी। वो ये दे रखा है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। तो ये हम याद रखेंगे कि अगर इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कोई सम कंट्रीब्यूट किया है, कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट की है, तो उसमें डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन अगर वो आपने वो अमाउंट, वो जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है वो कैश में दी है ना, तब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आई मीन इंडियन कंपनी को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। आगे हमें सेक्शन 40 गिवन है, सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 जी हमसे क्या बोलते हैं, तो सेक्शन 40 जी हमसे बोलते हैं एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। की सेक्शन 40 जी हमसे बोलते हैं कि ऐसे अब जो हम एक्सपेंसेस जिनके बारे में पढ़ेंगे, फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नंबर 1 आता है हमारा पेमेंट आउटसाइड या फिर इनसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी। कि हमने पेमेंट करी, चाहे हमने आउटसाइड इंडिया में करी, चाहे हमने इनसाइड इंडिया में करी, लेकिन करी किसको, नॉन रेजिडेंट को करी या फिर किसी फॉरेन कंपनी को करी, तो वो नॉन रेजिडेंट होगी ऑब्वियसली, है ना, नॉन रेजिडेंट को करी या फिर फॉरेन कंपनी को करी। तो इसके बारे में क्या गिवन है वो पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में हमें गिवन है कि एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी,
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कि आपने पेमेंट करी है। अब वो पेमेंट किस रूप में हो सकती है, आपने या तो इंटरेस्ट पेमेंट करी है, या आपने रॉयल्टी की पेमेंट करी है, या आपने टेक्निकल सर्विसेज की फीस पे करी है, ठीक है। बट जो कि पेएबल है या तो आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया, यानी कि इनसाइड इंडिया, लेकिन करी किसको है, नॉन रेजिडेंट को करी है या फिर किसी फॉरेन कंपनी को करी है। ऑन विच, अब ये यहाँ से हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से हमें ध्यान से पढ़ना है। ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स, कहने का ये मतलब है टीडीएस काटना था। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे जब, तो टीडीएस काटना था। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, शैल नॉट बी अलाउड टू एज अ डिडक्शन। अगर आपने काटा टीडीएस तो आपको डिडक्शन मिलेगी, अगर आपने नहीं काटा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बस इतना याद रखना है कि जब आपने पेमेंट करी, चाहे वो इनसाइड करी हो इंडिया में, चाहे आउटसाइड करी हो, किसको करी, नॉन रेजिडेंट को करी। किस रूप में करी, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस के रूप में करी, बट आपने टीडीएस नहीं काटा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने टीडीएस काटा था उस टाइम पे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये बात याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पहला केस हमने पढ़ा नॉन रेजिडेंट का, जिसमें नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दी गई थी। अब कौन सा केस आया है, अब आया है जी पेमेंट टू रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स को पेमेंट की जा रही है, तो एनी पेमेंट टू अ रेजिडेंट, कि आपने रेजिडेंट को पेमेंट करी जिसमें टीडीएस काटा जाना था, यानी कि टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, यानी कि आपने टीडीएस नहीं काटा, फिर क्या होगा, तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बस पहले ही पॉइंट को बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके आपको परोस दिया, सिंपल सा, कि पहले हमने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी थी तो उस केस में भी यही था, बस इसमें क्या है, रेजिडेंट कर दिया। पॉइंट वही है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट में कुछ और भी गिवन है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि टैक्स आपने नहीं काटा और आफ्टर डिडक्शन हैज़ नॉट बीन पेड और बिफोर द ड्यू डेट, है ना। तो ये अब बोला गया है आगे, वो पढ़ लेते हैं कि 30% ऑफ सच सम शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, तो इसका केस थोड़ा सा उससे अलग है, रेजिडेंट का केस थोड़ा उससे अलग है। वहाँ पे तो क्या था, बिल्कुल भी, देखो वहाँ पे क्या था, बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, डिडक्शन मिलेगी, लेकिन क्या बोला गया है, 30% उस अमाउंट का जितना भी 30% होगा उस पर नहीं मिलेगी डिडक्शन। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने एक असेसी ने पेमेंट करी रेजिडेंट को। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 10,000 रुपये करी, ठीक है, एक सम ले लेते हैं हम, अमाउंट 10,000 रुपये उसने पेमेंट करी, ठीक है, टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, टीडीएस नहीं काटा, पेमेंट कर दी बस। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे कि 30% ऑफ सच सम शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो अब 10,000 का 30% जो होता है वो होता है हमारा कितना, 3,000। तो 3,000 की अमाउंट पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी जो 7,000 है उस पर डिडक्शन मिल जाएगी, दैट्स इट। और पहले वाले में केस में क्या था, जिसमें हम नॉन रेजिडेंट को कर रहे थे, उसमें अगर मान लो आपने 10,000 की पेमेंट करी है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। बस ये डिफरेंस था दोनों के बीच का। आई होप ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब आता है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स चार्जेबल अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। जो वेल्थ टैक्स है वो वेल्थ टैक्स एक्ट के अंडर ही चार्जेबल होता है, तो उसमें हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि आपने वेल्थ टैक्स पे किया, असेसी ने किया, तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे गिवन है टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स, कि असेसी के द्वारा टैक्स पे किया गया प्रॉफिट और गेन्स पर, कि भाई असेसी को कोई प्रॉफिट हुआ, कोई गेन हुआ, उस पे असेसी ने क्या पे किया, टैक्स पे किया। तो अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स लिवाइड ऑन द प्रॉफिट शैल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। अगर अब ऐसी कहे कि भाई मैंने ये टैक्स पे किया, मुझे इस पर डिडक्शन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अमाउंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके बारे में क्या बोला गया है? अमाउंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके बारे में बोला गया है कि एनी अमाउंट पेड बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज, या फिर वाई वट एवर नेम कॉल्ड, विच एवर इज लिवाइड एक्सक्लूसिवली ऑन, और या फिर एनी अमाउंट which is appropriated whether directly or indirectly from a state government undertaking shall not be allowed as a deduction। तो अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या बोला गया है कि कोई आप असेसी के द्वारा अमाउंट पे की गई, भले ही वो रॉयल्टी के फॉर्म में पे की गई हो, रॉयल्टी के ज़रिए, या फिर लाइसेंस फी हो, या सर्विस फीस दी हो उसने, या कुछ भी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर लिवाइड की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने उस पर लिवाई करा, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको पे करना है, चाहे वो सर्विस फी हो, चाहे लाइसेंस फी हो, चाहे रॉयल्टी हो, या फिर कोई ऐसी अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा चार्ज की गई हो असेसी से, जो कि एप्रोप्रिएट हो, सही हो, तो उस पे असेसी को डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिंपल है ये, क्लियर है ये पॉइंट, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई असेसी ने अगर मान लो कोई रॉयल्टी पे की हो, लाइसेंस पे किया हो, और असेसी बोले कि भाई मुझे इस पर डिडक्शन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम आगे बढ़ेंगे। सैलरीज पेएबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट। अब इस पॉइंट को समझेंगे कि सैलरीज देनी है, पेएबल है सैलरी, आउटसाइड इंडिया में भी या फिर नॉन रेजिडेंट को पे करनी है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट आप समझते हो, और आउटसाइड इंडिया पे करनी है या फिर नॉन रेजिडेंट को पे करनी है। तो इट इज़ नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन इफ टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड देयर ऑन, नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने उस सैलरी पर टीडीएस नहीं काटा था तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर आपने उस पर टैक्स ही पे नहीं करा तो आपको किस बात की डिडक्शन दें हम, तो इसीलिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है ये पॉइंट कि सैलरी आपने नॉन रेजिडेंट को पे करनी है तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ना तो डिडक्टेड एट सोर्स, ना आपने टीडीएस ही नहीं काटा, टैक्स ही नहीं काटा उस पर, तो फिर आप किस बात की डिडक्शन मांग रहे हो। ऑल राइट, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट टू पीएफ एक्सेट्रा, पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो पेमेंट की गई है प्रोविडेंट फंड या फिर किसी अदर फंड्स, शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, डिडक्शन नहीं मिलेगी अनलेस इट इज एंश्योर्ड, जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाता, ये पक्का नहीं हो जाता दैट टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो पेमेंट पीएफ खाते में गई है या किसी फंड में गई है, उस पेमेंट, वो जो अमाउंट है उस पर टैक्स कट के गई है, यानी कि टीडीएस कटा है उस पेमेंट पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी में टीडीएस कटता है, सैलरी फिर पीएफ में भी जाता है, और मान लो पीएफ में अगर टीडीएस नहीं कटा, जो अमाउंट पीएफ में डाली गई है, पेमेंट की गई है पीएफ में, अगर टीडीएस नहीं काटा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर है ये पॉइंट, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम वही था जो अभी हमने पढ़ा। साथ ही साथ अब थोड़ा सा ये आ गया है, इसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है 6 पॉइंट में कि टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को बेनिफिट, परक्विजिट समझते हो ना, पर्क्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उस पर टैक्स। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया कि एनी टैक्स एक्चुअली पेड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा एक्चुअली में कोई टैक्स पे किया गया है ऑन द वैल्यू ऑफ पर्क्स। क्यों? क्योंकि उसने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया होगा, उस वैल्यू पर अगर एम्प्लॉय ने टैक्स पे किया है जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में, तो यहाँ पे इस पॉइंट में बोला गया है कि टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को जब एक एम्प्लॉयर पर्क्स प्रोवाइड कराता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, अगर उस पर एक्चुअली में एम्प्लॉयर के द्वारा टैक्स पे किया गया है ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय विच इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, यानी कि जो कि हमारे सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, अगर उस पर टैक्स पे किया गया है तो उसके बारे में बोला गया है, तो ये उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी।
ठीक है, डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। उसके बाद हमारा आता है एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये आता है हमारा सेक्शन 40A। तो सेक्शन 40A हमसे क्या बोलता है, दो पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, एक है एक्सेसिव पेमेंट और दूसरा है पेमेंट इन कैश। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये हमारा 40A है, 40A2 है, 40A3 है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं एक्सेसिव पॉइंट पेमेंट से। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर जो है नॉट डिडक्टिबल, यानी कि ये डिडक्टिबल ही नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी कुछ सर्कमस्टेंसेस में। तो वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव पेमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनी पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर टू एन एसोसिएट कंसर्न शेल बी डिसअलाउड, कि कोई पेमेंट की गई है किसी खर्चे की टू एन एसोसिएट कंसर्न, जो भी वो एसोसिएट यानी कि कंसर्न है उसके द्वारा की गई है, शेल बी डिसअलाउड। डिसअलाउड यानी कि उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? इफ द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर इट टू बी एक्सेसिव और अनरीजनेबल। अब देखो कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, कोई खर्चा कर लेते हैं, जानबूझ के उसको दिखाते हैं कि हमने, मतलब यूँ सोच लो कि आपने खर्चा 1000 रुपये का है, बताएंगे ऐसे कि हमने जो है ना 5000 रुपये का खर्चा कर लिया इस पर। तो ये क्या है, एक्सेसिव लग रहा है ना, कि भाई 1000 रुपये में जो चीज़ हो सकती थी वहाँ 5000 रुपये शो किए गए हैं असेसी के द्वारा। तो असेसिंग ऑफिसर कोई बुद्धू तो है नहीं, उसको सब समझ में आता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो असेसी हमें दिखा रहा है एक्सपेंडिचर, इस पेमेंट को बहुत एक्सेसिव शो किया गया है, ज़्यादा शो किया गया है, अनरीजनेबल अमाउंट शो की गई है, तो उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंस में डिडक्शन नहीं मिलेगी जितना भी एक्सेसिव पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल असेसी ने शो कर रखा है 5000, जबकि असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि इस पे सिर्फ 1000 का ही खर्चा हुआ होगा, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, तो बाकी का जो एक्सेस है 4000 उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। असेसिंग ऑफिसर सिर्फ 1000 के ऊपर ही डिडक्शन देगा। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये अनरीजनेबल दिखा रहा है यहाँ पे, तो आई होप 40A बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 40A हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट इन कैश की। तो पेमेंट इन कैश के बारे में क्या गिवन है कि एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे इज मेड एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रोन ऑन अ बैंक और अदर बैंकिंग विल बी डिसअलाउड। तो यहां पे बोला गया है 40A2 में कि कोई एक्सपेंडिचर किया गया है जिस पर पेमेंट हुई है, और पेमेंट टू अ पर्सन, किसी पर्सन को पेमेंट की गई है एक डे में, इज मेड एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, और वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा की है, और अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रोन ऑन अ बैंक, या फिर वो पेमेंट जो है वो चेक निकाल के की गई है, चेक के द्वारा की गई है, या फिर जो है ड्राफ्ट के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विल बी डिसअलाउड। कहने का ये मतलब है कैश, अगर कैश में पेमेंट की गई है तो डिसअलाउड है, यानी कि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने चेक के द्वारा पे की गई है, लिखा है ना यहाँ पे अदरवाइज देन, अगर आपने चेक के द्वारा पेमेंट की है या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा की गई है तो मिल जाएगी डिडक्शन। लेकिन अगर आपने पेमेंट कैश में करी है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस माना जाएगा, इस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ बोला गया है कि हाउ एवर वेयर पेमेंट इज मेड फॉर हायरिंग और लीजिंग गुड कैरिएज, द लिमिट ऑफ डिसअलोवेंस शेल बी एक्सीड 35,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। तो यहाँ पे एक लिमिट बताई गई थी 10,000 रुपये की, कि 10,000 रुपये तक तो आप कैश में कर सकते हो, ठीक है, 10,000 तक तो आप कैश में कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा की हो जाती है ना, इससे ज़्यादा की एक्सीड कर जाती है तो आपको चेक के द्वारा ही पे करनी पड़ेगी, नहीं करते तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ पे गिवन है कि पेमेंट आप हायरिंग, लीजिंग, गुड कैरिएजेस के लिए कर रहे हो तो उसकी लिमिट जो है
35,000 हो सकती है 10,000 की बजाय, ठीक है, बस ये बोला गया है। तब आप 35,000 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट गिवन है, वो गिवन है कि वेयर अ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड इन 1 ईयर, कि एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन क्लेम की गई 1 साल के अंदर अंदर, एंड द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट सच एक्सपेंडिचर in any subsequent year in violation of section 40A, such expenditure shall be deemed to be a profit and gains of business of the year in which the payment is made। तो इसका क्या मतलब है कि अगर डिडक्शन जो है 1 साल में ही क्लेम कर ली गई है, यानी कि डिडक्शन मिल गई है, एंड द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट सच एक्सपेंडिचर, और पेमेंट जो है वो उस एक्सपेंडिचर के लिए की गई है एनी सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद की ईयर्स जो होते हैं, तो वो सेक्शन 40A के वायलेशन के अंतर्गत आएगी, और वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, उस साल का प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ही कहलाएगा जिस पर जो है पेमेंट की गई थी, ठीक है। बाकी हमारे ये जो इस पॉइंट में हमारे ये 2 पॉइंट ही जो है मेन है, आप बाकी चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मेन आपको ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए, एक्सेसिव पेमेंट और पेमेंट इन कैश के बारे में, साथ ही साथ इनके सेक्शंस, ठीक है। तो यही तक था आज का हमारा टॉपिक, और कॉर्पोरेट टैक्स की वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।